Good evening students. Today we study about the topic बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वर्ल्ड की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे वो गुड्स में करें, सर्विसेज में करें, फाइनेंशियल एसेट्स में करें, तो उससे जो है हम उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे एक ओपन इकोनॉमी की, कि जो एक ओपन इकोनॉमी होती है, अब तक जो हमने स्टडी किया है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग किया है। उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है हमारा लिंकिंग के बारे में हमने कोई बातचीत नहीं की थी। ये जो टॉपिक है BOP, इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ओपन इकोनॉमी होती क्या है। देखिए, ओपन इकोनॉमी वो होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है अपने लिंक रखती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो लेन देन का हो, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स का हो, फाइनेंशियल जो है कैपिटल्स वगैरह का हो। तो इस तरीके के जब लिंकअप रखते हैं तो वो जो है इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो जाती है। उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपनी ट्रांजेक्शंस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसके अंदर जो है एक ओपन इकोनॉमी जो है उसके अंदर हम 3 टाइप से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसमें से पहला है आपका, एक होता है आपका आउटपुट मार्केट। अब आउटपुट मार्केट में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हम आउटपुट मार्केट में करेंगे। जैसे कि वर्ड से शो हो रहा है आउटपुट यानी प्रोडक्शन, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का जो लेन देन करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो उसे हम कहेंगे आउटपुट मार्केट। दूसरा इसके अंदर होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जिसके अंदर हम कैपिटल से रिलेटेड, यानी करेंसी से रिलेटेड या कैपिटल से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आपका फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। और तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट्स, यानी जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जाकर हमारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि लेबर है वो जाकर काम करती है, या दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आकर जब अपना काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे लेबर मार्केट। तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है इन 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन करते हैं, आउटपुट मार्केट के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल मार्केट के अकॉर्डिंग और लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग। तो इसके थ्रू जो है हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है अपना इंटरलिंक करते हैं, लिंकिंग करते हैं, या ट्रांजैक्शंस करते हैं, या लेबर का ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसके बाद जो है हम अब बात करेंगे BOP की, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम दूसरी कंट्री के साथ गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करेंगे, या एसेट्स का करेंगे, या लेबर इधर उधर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पेमेंट्स हैं वो बनेंगी, देनदारियां बनेंगी, या दूसरे वर्ल्ड से हमें कुछ लेना होगा या कुछ उनको देना होगा, तो वो जो है उसका एक हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी डेफिनेशन मैंने पहले से ही राइट कर लिया, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जब हम हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो दूसरी कंट्री के साथ अपना जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स का, तो जो उसका रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम बोलते हैं BOP। जो ये वीडियो रहेगी आपकी, इस वीडियो के अंदर मैं पूरे कंपोनेंट्स जो हैं आपको एक पेज के अंदर ही ये पूरा चैप्टर सम अप हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आएगा और समझ भी आएगा ये चैप्टर, तो प्लीज़ इसमें साथ बने रहें। नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं इसमें अगला टॉपिक। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अकॉर्डिंग 2 अकाउंट होते हैं। सबसे पहला जो आपका है इसके अंदर होता है करंट अकाउंट, और सेकंड जो इसके अंदर होता है वो है आपका कैपिटल अकाउंट। अब जो है पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट के अंदर जो है हमारी गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं वो आती हैं इसके अंदर। तो इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है करंट अकाउंट को। पहला है इसके अंदर ट्रेड इन
गुड्स। सेकंड जो है आपका इसके अंदर ट्रेड इन सर्विसेज। और तीसरा जो है इसके अंदर वो है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स। अब इसके अंदर जो है तो करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो इसके अंदर जो ट्रेड इन गुड्स है इसके अंदर पहला जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और सेकंड आपका आ जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद है ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, इसके अंदर आ जाएगा पहला जो कंपोनेंट है ट्रेड इन फैक्टर सर्विसेज। और दूसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट आएगा वो आएगा ट्रेड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो अब देखिए अच्छे से समझिए पहले तो कि हमने करंट अकाउंट के को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रेड इन गुड्स में क्या क्या आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज, एक तो होगा इसके अंदर फैक्टर सर्विसेज और दूसरा होगा ट्रेड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा जो फैक्टर, तो जो ट्रेड इन फैक्टर सर्विसेज और ट्रेड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसको नेट फैक्टर इनकम और इसको नेट नॉन फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। अभी आपको अभी समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा बोलते हैं। देखो ट्रेड इन फैक्टर सर्विसेज है, इसमें क्या आएगा आपका नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। कि इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ ने जो भी काम किया है उसके बदले में उनको जो कंपनसेशन किया जाता है, जैसे कि इसमें कंपोनेंट कौन सा बन जाएंगे, सैलरी और वेजेज। सैलरी और वेजेज यानी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्क के बदले में, उनके जॉब के बदले में, उनके काम के बदले में उनको जो भी सैलरी और वेजेस दी जाती हैं वो किस में आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। दूसरा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इस नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो सेकंड जो है इसके अंदर आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमें इनकम मिली है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। उसके बाद आता है हमारा ट्रेड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें जैसे आ जाएगा शिपिंग, बैंकिंग, शिपिंग, बैंकिंग। उसके बाद जैसे टूरिज्म वगैरह हो गया, उसके बाद इसमें जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज एटसेट्रा। तो जो नॉन फैक्टर है, अब इनको नॉन फैक्टर क्यों बोलते हैं और इनको फैक्टर क्यों बोलते हैं, देखिए जैसे लैंड, लेबर, ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, और इनसे जो भी इनकम मिलती है इसको हम क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम। और ये नॉन फैक्टर इनकम क्यों है, क्योंकि जैसे शिपिंग कि हमने जो है नेवी के थ्रू या एयर के थ्रू जो है अपना ट्रांजैक्शन किया है सामान का एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वो शिपिंग। बैंकिंग, जैसे हम इस कंट्री में बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं या किसी और कंट्री में जाके बैंक की सर्विसेज लेते हैं, तो बैंकिंग, तो ये क्या है, ये हमारे फैक्टर्स नहीं है, ये हमारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस में हमें सर्विस देते हैं। तो जो सर्विसेज हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, ट्रेड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में, या नेट इनकम फ्रॉम नॉन फैक्टर, नेट नॉन फैक्टर इनकम, और इसको हम बोल देंगे नेट फैक्टर इनकम भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको जब आपको नेशनल इनकम का चैप्टर करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू कोई ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं, जो कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं करती हैं, वो होती हैं ट्रांसफ़र। इसको ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफ़र इनकम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका जो कंपोनेंट वो आ जाएगा
गिफ्ट, ग्रांट्स एटसेट्रा, ये सारे जो कंपोनेंट हैं वो आ जाएंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स या ट्रांसफ़र इनकम के अकॉर्डिंग, गिफ्ट, ग्रांट्स और एटसेट्रा। ये सारा जो है आपका करंट अकाउंट का है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। उसके बाद हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। सेकंड जो है हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली इसमें। सबसे पहला जो है आपका इसमें बनता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सेकंड जो है इसका आ जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे फॉरेन जो कंट्री के जो लोग होते हैं वो हमारी कंट्री में जब डायरेक्ट जो है अपनी कैपिटल लेके और किसी कंपनी में या कोई फैक्ट्री खोलते हैं या कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो सारा आपका किस में आ जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो हो जाएगा FDI। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इसका सेकंड जो है इसमें आ जाएगा इक्विटी, यानी इक्विटी और शेयर जैसे होते हैं उनके अंदर ये जो कंपोनेंट आता है। और तीसरा इसके अंदर जो है री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। तो ये जो है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। और अदर कैपिटल फ्लोज भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन मेनली इसके अंदर ये है FDI, इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद जो तो सेकंड जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो है जब कोई एक कंपनी या कोई एक बिजनेसमैन अपना पैसा किसी एक कंपनी में ना लगाकर अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टाइप के सेक्टर में जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर जो है एक तो आ जाएगा मेन कंपोनेंट इसमें है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेनर जब किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड जो इसका अंदर कंपोनेंट है वो आ जाएगा ऑफशोर फंड्स, ऑफशोर फंड्स। मेन जो है इसके अंदर 2 है। इसके बाद इसके जो अंदर कंपोनेंट है इसके अंदर एक बनेगा आपका एक्सटर्नल बोरोविंग्स, एक्सटर्नल बोरोविंग्स। और सेकंड जो इसके अंदर बनेगा वो आपका बनेगा एक्सटर्नल असिस्टेंस। सेकंड जो है हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो एक्सटर्नल बोरोविंग में जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे, एक्सटर्नल बोरोविंग में आएंगे आपकी कमर्शियल बोरोविंग। इसके अंदर जो कंपोनेंट आएंगे कमर्शियल बोरोविंग, यानी बिजनेसमैन जो है अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो भी बोरोविंग्स करते हैं वो आ जाएंगे कमर्शियल बोरोविंग्स। और दूसरा जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो ये जो है एक्सटर्नल बोरोविंग के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर आपका आ जाएगा गवर्नमेंट एड। के बाद जो है इसके अंदर आ जाएगा आपका गवर्नमेंट एड एंड मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन्स। तो ये जो है इसके कैपिटल अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल बोरोविंग और तीसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। काफ़ी सारी बुक्स के अंदर जो है इन दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा मिला के दिया हुआ है, लेकिन आप जो है इनको इसी तरीके से राइट करना, बिल्कुल सही फॉर्म है, NCERT के अकॉर्डिंग है ये। तो इन्वेस्टमेंट में आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोविंग में कमर्शियल बोरोविंग, शॉर्ट टर्म डेब्ट, और दूसरा जो है एक्सटर्नल असिस्टेंस, गवर्नमेंट एड एंड मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन्स। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है, +2 लेवल तक तो इतना सही है, आप कर भी सकते हो, लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट है इसके अंदर एक तीसरा जो अकाउंट बनता है वो आपका बनता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट जो है
उसके अंदर आपके मेनली जो है आ जाते हैं ओनरशिप के अकॉर्डिंग। ये जो अकाउंट है ये IMF का गिवन है, यानी इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसका गिवन है। +2 लेवल तक इतना ठीक है, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार जो है पूछ लिया जाता है, तो ये कंपोनेंट आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में आपका आ जाएगा ओनरशिप, इसमें मेन जो है ओनरशिप आएगा। एक तो आ जाएगा डोमेस्टिक ओनरशिप, डोमेस्टिक ओनरशिप ऑन फॉरेन एसेट्स, और दूसरा जो है इसके अंदर आ जाएगा फॉरेनर ओनरशिप, फॉरेनर ओनरशिप ऑन डोमेस्टिक एसेट्स। ये जो है इसके 3 अकाउंट बनते हैं मेनली, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और तीसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंट। तो इसमें डोमेस्टिक ओनरशिप ऑन फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेनर ओनरशिप ऑन डोमेस्टिक एसेट्स, तो ये 3 जो है इसके मेन अकाउंट हैं, और इनको मैंने 1 बाय 1 करके सबको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ओवरऑल जो है आपका चैप्टर इसके अंदर समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक जो है ऑफिशियल रिजर्व है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, और दूसरा जो है इसके अंदर बचता है ऑटोनोमस और अकोमोडेटेड अकाउंट। तो ऑटोनोमस अकाउंट और अकोमोडेटेड अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं।